उनका रुख कर लेते हैं। अमरजीत चावला जी जुड़ चुके हैं, प्रदेश महामंत्री हैं, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। अमरजीत चावला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ नरेश चंद्र गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। नरेश चंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मैं नरेश जी आपके पास आता हूं। सर, मैं जानना चाहता हूं कैसा रहा चुनाव, आपके सोर्स क्या कह रहे हैं, पार्टी के सोर्स क्या कह रहे हैं, क्या जीत का दावा करेंगे या थोड़ा सा करेक्शन करना चाहेंगे अब जब मतदान हो गया है उसके बाद? आप देखिए, मतदान के बाद तो अब हम पूर्णतः अस्वस्थ हो गए हैं कि सरकार विरोधी लहर है और जो स्थानीय निकाय की सरकार के लिए भारतीय जनता पार्टी को जनता का पूर्ण समर्थन मिलने जा रहा है। देखिए, ये चुनाव जो है जनतंत्र को सुदृढ़ करने का चुनाव था, लेकिन सरकार जो है जनतंत्र नहीं, वो सत्ता तंत्र को संगठित कर उसका स्वरूप देना चाहती। सत्ता के बलबूते पर यह बैकडोर से प्रजातंत्र के ऊपर कब्जा करने वाली सरकार है, वो सब जगह एक्सपोज हो गई है सरकार। और आपको स्पष्ट बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूपेण अपना प्रदर्शन दिखाते हुए सत्ता पर, स्थानीय निकाय की सत्ता पर स्थापित होने जा रही है। क्यों ऐसा लग रहा है सर आपको नरेश चंद्र जी? कुछ खास रीजन हो, कुछ बिंदु हो जो आप बता सकें, क्यों ऐसा लग रहा है? जनता का रुझान है हमारे साथ, जनता का रुझान है। सरकार का जो फेल्यूर रहा है, सरकार की जो कार्य प्रणाली रही है और जो सरकार जिस रूप पे जनता को के ऊपर माफिया राज स्थापित कर रही है, ठीक, ये उसका रिएक्शन है। ठीक है। अमरजीत चावला जी, अब बीजेपी कह रही है कि वो जीत रहे हैं, आप भी कहेंगे आप जीत रहे हैं, और हम लोग परेशान हो जाते हैं, दर्शक परेशान हो जाते हैं कि आखिर जीत कौन रहा है। पर आपको क्या लगता है, आप भी जीत रहे हैं, कांग्रेस भी जीत रही है? नहीं, अमरजीत जी तक आवाज पहुंच रही है? नहीं, हमारी लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही। लेकिन चलिए, मैं नरेश जी के पास आता हूं दोबारा, फिर अमरजीत जी के पास कनेक्ट करेंगे, उनके पास जाएंगे। नरेश चंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि मुद्दे जो थे आप लोगों ने उठाए, लेकिन बार बार यह कहा गया कांग्रेस की तरफ से कि हमने 36 में से 26 वादे पूरे कर दिए हैं और हमारे साथ 2 साल अभी पड़े हुए हैं, हमने जो कहा है वो किया है। और साथ ही साथ उन्होंने 15 साल के रमन शासनकाल को भी 15 साल बनाम 3 साल कह करके कॉम्पीट कराया। ये मुद्दे आपको लगता है किस तरह से क्या असर कर रहे थे? देखिए, सरकार का जो कार्य है, जो रिजल्ट आया, सरकार क्या काम कर रही है? सरकार में है खनिज माफिया। खनिज माफियाओं में टेंडर नहीं डालने दे रहे थे लोग। इतना बड़ा कांकेर का एक लीज अलॉट हुआ, खनिज, लोह खनिज, उस पर क्या किया इन्होंने? प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड लगा दिया, लोगों को टेंडर नहीं डालने दिया। रेत माफिया, खनिज माफिया, रेत माफिया, शराब माफिया, अवैध प्लाटिंग माफिया, ये सिर्फ माफियों की सरकार है साहब। अब तो और प्रिंटिंग में, एजुकेशन में माफिया, प्रिंटिंग माफिया आ गए। अरे, पूरा माफिया तंत्र ने इस सरकार पर कब्जा कर लिया है। यदि ये सोचते हमने अपनी मांगे पूरी कर दी, तो रायपुर में स्थिति ये हो गई है कि धरना स्थल छोटा पड़ने लग गया है। 1 के बजाय 3 से 5 धरना स्थल की लोगों ने मांग कर ली है। यदि सरकार की कार्यप्रणाली से लोग इतने संतुष्ट होते तो ये स्थिति नहीं होती। अब सरकार की कार्यप्रणाली का एक और दूसरा नमूना बताऊं तो चुनाव को इफेक्ट करने वाला है सीधा सीधा। यदि सरकार अपने रिजल्ट ओरिएंटेड काम के बलबूते पर आती ना, तो बिलासपुर के महापौर जो उस मतदान केंद्र के मतदाता नहीं है, महापौर और विधायक जो उस मतदान केंद्र के मतदाता नहीं है, अवैध रूप से, मतलब वो बूथ पे कब्जा करने की नियत से नहीं घुसते। वहां तो एक चुनाव हो रहा था ना, एक उपचुनाव हो रहा था, उस पर बालात रूप से कब्जा करने की नियत से यदि महापौर और विधायक घुस जाए, तो ये सिद्ध करता है कि सरकार फेल हो चुकी है। लेकिन विधायक पुत्र अवैध रूप से, नरेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं नरेश जी, क्या अभी आप ये कहेंगे कि चुनाव निष्पक्ष हुए हैं? क्योंकि आप देखिए, फिर वही बात हो जाती है बाद में, आप अभी सब कहते हैं, जीत के दावे करते हैं, रिजल्ट आने के बाद कहते हैं हमने तो पहले ही कहा था कि निष्पक्ष नहीं हो पाए, पूरा कब्जा कर लिया था, बूथ कैप्चरिंग हुई थी। सुनिए जी, जीत का दावे के साथ साथ मैं यह बात अभी भी कह रहा हूं। अच्छा, ये बालात कब्जा कर रहे हैं, ये तो मैं नहीं कह रहा हूं ना, आप दिखा रहे हो अभी लाइव में दिखा रहे हो। तो फिर आप मुझे ये बताइए ना, तो फिर अगर बालात कब्जा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है फिर वो जीतेंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? ऐसा नहीं होता ना साहब। उसके बाद भी हमें अभी भी बूथ बैलेट बॉक्सेस बस मत बदले, बैलेट बॉक्सेस मत बदले,
पता चल जाएगा कि रिजल्ट ठीक क्या है। अमरजीत और चावला आपको जी, बता देता हूं, जी आप अमरजीत चावला जी बताइए, जुड़ गए सर, मैं आऊंगा आपके पास। रायपुर में हाँ अमरजीत सर, मैं आऊंगा आपके पास। लाठीचार्ज हुआ। ठीक है, मैं अमरजीत जी जुड़ गए हैं, मैं एक बार उनके पास चल लूं। अमरजीत जी, मैं जानना चाह रहा था, क्या जीत के दावे आप भी कर रहे हैं? और आपने सुना बीजेपी कह रही जीत तो हम रहे हैं, लेकिन आप लोग धांधली ना करें बस, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारी सरकार बनने के बाद हम लगातार सारे उपचुनाव जीते। हमारा 10 में से 10 नगर निगमों में हमारा महापौर है। आप ये बता, हम दावे नहीं करते। दावे इसलिए नहीं करते कि दावे करने की जरूरत उनको पड़ती है जिनका जनता के साथ सतत संपर्क ना हो। हम तो देखिए, परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती मनाने जा रहे हैं। हम लोग लगातार 18 तारीख से मना रहे हैं, पूरे मंथ भर बनाएंगे। मनखे एक समान की विचारधारा पर चलने वाली ये सरकार है। हम विकास की बातों के साथ, सकारात्मक के साथ, हमने जो कार्य किए हैं 3 साल के, उसको लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। और दावा नहीं, हमको तो विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद जैसे विधानसभा चुनाव में हमको मिला, भूपेश बघेल जी ने पिछले 3 वर्षों में जो लगातार गरीब जनता के लिए, व्यापारियों के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए जो काम किए हैं, शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम किए हैं, लोगों को रोजी रोटी देने के लिए रोटी कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत सुविधाओं की जो विकास की जो बयार बही है, गढ़बो नवा पीएम ने भेजे थे वो चले गए। आपके वादों को लेकर अमरजीत जी ये लोग कहते हैं, बीजेपी कहती है उनको मिलेगा कि आधे वादे भी पूरे कर ली है, और इसीलिए हार स्वीकार करने के बाद ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। अमरजीत जी, बातें ऐसा है कि ये पहली सरकार है देश की जिसमें अपने घोषणा पत्र के 36 में से 25 वादे पूरे किए। इन्होंने तो जो घोषणा पत्र जारी किया, इनके पास तो चेहरा भी नहीं था। इनके घोषणा पत्र में ना नेता प्रतिपक्ष का फोटो है, ना इनके प्रदेश अध्यक्ष का फोटो है, ना रमन सिंह का फोटो। इससे साबित होता है कि जब इनको समझ में आ गया कि हम 15 के 15 नगरीय निकाय चुनाव में हारने वाले हैं, तो अपनी हार से घबराकर ये लोग अभी से माहौल बना रहे हैं और ये आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं ताकि इनको अपने सर छुपाने, नजर झुकाने का जो मौका है वो एडवांस में मिल जाए। 23 तारीख की हार इन्होंने अभी से देख ली है। आज स्थिति ये होगी कि इनके पास कुछ भी नहीं है। आज रमन सिंह जैसे, जिनको मैं सुलझा हुआ व्यक्ति मानता था, वो धमकी दे रहे कि 3 साल गुजर गए, 2 साल बाकी है, हम सूची बना रहे हैं। अमरजीत जी, बातें इनकी बताती है। अमरजीत जी, एक सवाल है मेरा। अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। ठीक है सर, और 3 दिन की बात है, 23 तारीख को गुप्ता जी आप देखेंगे कि आपके दावे प्रतिवादे सब खोखले रह जाएंगे। और हम जो है 15 के 15 नगरीय निकाय चुनाव में अपने कांग्रेस के लोगों को, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके उनको अध्यक्ष बनाएंगे। ठीक है अमरजीत जी, एक सवाल मेरा यह है कि अगर जीत होती है तो इससे मैं नगरीय निकाय के कामों की जीत मानूं, या सीएम भूपेश बघेल के चेहरे की जीत मानूं, या दोनों के मिले जुले कामों की जीत मानूं? और उसमें कितना रेशो होगा ये भी थोड़ा बता दें, क्योंकि बाद में हमने देखा है कि फिर वो सारा का सारा क्रेडिट जो है ना, वो एक चेहरे को चला जाता है। चेहरे के साथ कुछ हमारे साथ साइड इफेक्ट भी होते हैं चेहरों के। देखिए, ये निश्चित तौर पे हमारे नेता राहुल जी को, जो सच की लड़ाई लड़ते हैं, हिम्मत की लड़ाई रखते हैं, उनको सामने रखकर हम लोग हर चुनाव लड़ते हैं। और हमारे कांग्रेस पार्टी के मुखिया छत्तीसगढ़ में आज भूपेश बघेल जी हैं, जिन्होंने शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार इतने अच्छे काम किए हैं। शहरी क्षेत्रों में विकास के लिए जो हर घर को छत देने का, हर जिनके पास भूखंड नहीं है उनको भूखंड देने का, हम लोगों ने सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा के मामले में लगातार 3 वर्ष हमने जो स्वच्छता का पुरस्कार हमने जीता है। तो ये कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी की योजनाओं, भूपेश बघेल जी के चेहरे, भूपेश बघेल जी की सरकार की कार्यप्रणाली के बदौलत हमने जीता। अमरजीत जी, तो ये अमरजीत पूरा श्रेय निश्चित तौर पे कांग्रेस। जी अमरजीत जी, ये रिकॉर्ड मैंने करवा लिया है सर। अब अगर हार होती है तो आप उसी दमदारी से कहेंगे कि भूपेश बघेल के कार्यकाल की, उनके काम की हार है ये? अगर भगवान न करे आपकी हार होती है तो कांग्रेस पार्टी के सारे बड़े नेताओं को जाएगा। ठीक है, जीत का जाएगा तो हार का भी जाएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन नरेश चंद्र गुप्ता जी, नहीं देखे, भगवान, मैंने कहा ना, हम परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती वाले महीने से गुजर रहे हैं। मनखे एक समान की लोगों से हम लोग बड़े परेशान है सर। जब जीतते हैं तो बोलते हैं कि हमारी जीत थी, हमारे चेहरे की जीत थी, बड़े नेता की जीत थी, और हारते हैं तो स्थानीय लोगों पर फीका फोड़ देते हैं। साथ है क्योंकि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। ना चावला जी, अभी देखिएगा, अगर कोई भी एकाध सीट भी इधर उधर हो गई ना, तो स्थानीय नेता, प्रत्याशी चयन, उनके बैकग्राउंड, इन पर बातें आ जाती। कोई तब सीना ठोक के नहीं बोलता कि ये बघेल सरकार के हार है। ये कोई नहीं बोलता सर, ना बीजेपी बोलती ना कांग्रेस। खैर, मैं नरेश चंद्र गुप्ता जी के पास आता हूं। सर, इनके पास कम से कम चेहरा तो है। आप लोग जीतते हैं तो ये जी जीतते हैं या हारते हैं तो किससे श्रेय देंगे नरेश जी आप? देखिए, ये जनता का श्रेय है। जनता का मोह इस पर भंग हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता को उसको श्रेय होगा, पूर्णतः ये पूरा श्रेय। देखिए, अभी मेरे मित्र जो बोल रहे थे ना कांग्रेस के, कि ये
ये बौखलाहट में आरोप लगा रहे हैं। साहब आप बताए ना, भिलाई ये बिलासपुर का तो वीडियो और विजुअल आप चला रहे थे। महापौर और विधायक बूथ के अंदर किस हैसियत से घुसे? बूथ में कब्जा करना ही तो घुसे थे। इस बात को अमरजीत को बताना चाहिए, किस हैसियत से घुसे, रायपुर में किस हैसियत से घुसे। साहब भिलाई में जो मार लाठी चार्ज हुआ, लाठी चार्ज करने के बाद कांग्रेस के नेता बूथ के अंदर कैसे घुस गए, ये बता रहा है इनकी दहशत। आप बताइए, आप अभी विजुअल दिखा रहे थे ना बिलासपुर का, बिल्कुल, तो विजुअल तो अपनी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय ने नहीं बना को आपको दिया चलाने के लिए ना, हम तो दिखाएंगे सर, जो सच्चाई है वो सब दिखाएंगे, हम दिखा रहे हैं ना। हाँ। तो वो सच्चाई को ये नकार रहे हैं। अब वो आपको झूठा सिद्ध कर रहा है, चैनल झूठ बोल रहा है क्या? ये किस हैसियत से घुसे विधायक, महापौर, विधायक पुत्र, और भिलाई में लाठी चार्ज कराकर कब्जा करने चले गए बूथ के अंदर। जब हमने विरोध किया बूथ के अंदर अवैधानिक रूप से घुसे लोगों का, तो लाठी चार्ज करके हमको भगा दिए और अंदर जाके ये कब्जा करके वोट डलवा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा क्यों बंद हुआ, इस बात की फॉरेंसिक जांच कराएगी सरकार। बिरगांव में, आप बिरगांव में बताओ, एक घर 2400 स्क्वायर फीट का प्लाट, उसमें 240 मतदाता। ना सर, आपने उसकी शिकायत कर तो ली। ना उसके लिए सर, उसके लिए आपके पास केंद्रीय निर्वाचन आयोग के दरवाजे खुले हैं। नरेश चंद्र गुप्ता जी, बीजेपी इस पूरे मामले पर सियासत कर रही है। ना गुप्ता जी, आप मुझे बताइए, केंद्रीय निर्वाचन आयोग तक आप जा सकते थे, किसी ने रोका सर आपको? जाइए ना। तो केंद्रीय चुनाव आयोग को इससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? आपकी शिकायत सुप्रीम कोर्ट में कीजिए, चुनाव आयोग को कीजिए। साहब देखिए, आज तथ्य की बात करिए। आज तथ्य आप बताइए, 2400 स्क्वायर फीट के प्लाट में 1800 स्क्वायर फीट बना है, उसमें 240 मतदाता होंगे। हम शिकायत कर रहे हैं और बोल रहे हैं शिकायत में, जांच में हम आपके साथ जाने को तैयार हैं। कलेक्टर आधी रात में चुपचाप जांच कर ले और बोलता है आपके झूठे पाए गए आपके आरोप। सर अगर कुछ गलत हो रहा है, और बीजेपी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी जो सबसे ज्यादा प्रदेशों में शासित है, बीजेपी जिसकी केंद्र में सरकार है, वो यहाँ पर यह कहकर बैठ रही कि हमारा काम आरोप लगाना था, हमने लगा दिया, साबित कराने की मेहनत हमने। गलत बात कर रहे हैं जी। आरोप नहीं। हाँ, एजेंसी कौन है? आज की डेट में काम करने वाली एजेंसी राज्य निर्वाचन आयोग है, ठीक है, जिला निर्वाचन अधिकारी है, ठीक है। यदि ये सरकार के सामने, मुख्यमंत्री के सामने घुटने टेक दे, उनके रहमो करम में जीने के लिए मजबूर हो जाए, हाँ। तो हम क्या कर सकते हैं? सर तो आपने क्यों घुटने टेक दिए? आपके लिए तो अदालतों के दरवाजे खुले हैं, आपके लिए तो अदालतों के दरवाजे खुले हैं सर, आपने क्यों घुटने टेक दिए? मेरा ऑब्जेक्शन इसी बात पर साहब जी। अभिलाष जी, वो तो चुनाव के बाद होगा ना, चुनाव के बाद जाएंगे आप? नहीं हो सकता। कम से कम ऐलान ही कर देते कि हम चुनाव के बाद जाएंगे इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में। सब करेंगे, वो तो ऐलान किया, हम सब करने वाले हैं। चलिए अच्छी बात है। बताइए सीसीटीवी कैमरा क्यों बंद हुआ? मैं चाहता हूं कि अगर कोई ऐसी चीज है जो गलत हो रही है और वो प्रशासनिक मशीनरी उस पर नजरअंदाजी कर रही है, तो बीजेपी के पास इतना बड़ा जनबल है, भले ही छत्तीसगढ़ में आज ना हो लेकिन पूरे देश का है, वो इस लायक है, साधन संपन्न है, आर्थिक तौर पर संपन्न है, तो वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट में बेनकाब ऐसे लोगों को जरूर करें। मैं आता हूं अमरजीत चावला जी आपके पास। चावला जी आपके पास करने का सिस्टम क्या है? कार्रवाई कैसे की जाएगी? जी, भारत सरकार यहाँ आके कार्रवाई तो नहीं करेगी ना? ना सर, लेकिन हम केवल ये क्या करके छोड़ तो नहीं देंगे ना, तो क्या करें सर? छोड़ दें? यदि चुनाव की घोषणा हो गई, चुनाव तो नहीं रुक सकता ना? हाँ, चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव रुक सकता है क्या? नहीं रुक सकता, ठीक है, लेकिन हम उसकी जांच कौन करेंगे? लेकिन हम कोर्ट तो जा सकते हैं सर, हम कोर्ट तो जा सकते हैं, हम लड़ाई तो लड़ सकते हैं सच की। घुटने टेक दें तो क्या करोगे? ना सच की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी सर। हमको ले चलो। आपने जिन पर आरोप लगाया, आप ना सर, आप प्रैक्टिकल बात कीजिए। आप उन्हीं पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि वही जांच करके अपने आप को दोषी बता दें, ऐसा कैसे होगा सर? तो फिर हमको लेके क्यों नहीं जा? वही तो बता रहा हूं। तो आप जाइए, अकेले जाइए। घुटने टेके हैं। ना अरे यही तो हकीकत है साहब। सर आप जाइए, अकेले जाइए, जीत कर आइए, फिर जनता को लगेगा कि नहीं बीजेपी हमारे हकों के लिए देखिए लड़ती है। अरे हम लड़ रहे हैं, हम अभी भी जीत के आएंगे। चलिए अच्छी बात है, शुभकामनाएं आपको, शुभकामनाएं आपको। अमरजीत चावला जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए एक होता है फैक्टर ऑफ इनकम्बेंसी, आप कहते हैं लगातार नगरीय निकायों पर आपके लोगों का पूरा कब्जा रहा है, अब आपको लगता नहीं कि 5 साल की फैक्टर ऑफ इनकम्बेंसी, और उसमें भी 5 साल से ज्यादा का वक्त, उसमें भी को शांत करिए पहले आप। ना गुप्ता जी शांत हो गए, इतने खींच में आ गए हैं बेचारे अपनी हार की बौखलाहट से। गुप्ता जी को शांत कीजिए, उनको बोलो कि 2023 में उनको बोलने का मौका हम। अच्छा ठीक है, चावला जी के गुप्ता जी आ रहा हूं आपके पास, चावला जी से बात कर रहा हूं। ना गुप्ता जी एक मिनट आगे बढ़ रहे हैं। चावला जी,
चावला जी बहुत सिंपल सवाल है, शांत कीजिए गुप्ता जी। फैक्टर ऑफ इनकम्बेंसी को लेकर के कांग्रेस को क्या कोई डर नहीं है? क्योंकि आप 5 सालों से अगर सत्ता में हैं नगरीय निकाय के, और इसी बीच में हमने कोरोना देखा, इसी बीच में हमने बहुत सारी चीजें देखी, शराबबंदी करवाएंगे कहा था, उल्टा हो गया, घर घर शराब पहुंच गई, उसे लेकर बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना दिया। तो आपको लगता नहीं कि ये मुद्दे जो हैं, ये चीजें जो हैं, ये फैक्टर्स जो हैं, ये कहीं ना कहीं नेगेटिव जाएंगे आपके? देखिए, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि तस्वीर में रंग भरने से तस्वीर नहीं बदलती, और नियत हो साफ तो नियत नहीं बदलती। हम जानते हैं हमारी बातों में अमृत नहीं, पर हमारी बातें आपस में जहर नहीं घुलती। अरे जो कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में लगातार सुरक्षा, विश्वास और विकास को लेकर चल रही है, वो इतनी अच्छे, हमने बिजली बिल हाफ किया, हमने आत्मानंद स्कूल के रूप में हमने शिक्षा का स्तर इतना अच्छा बढ़ाया, हमने संपत्ति कर में छूट दी, हम लगातार स्वच्छता में 3 वर्ष में लगातार 3 सालों से ये लगातार हमको पुरस्कार मिल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं। हम इतनी अच्छी योजना, हमको किस बात का डर? डरता तो वो है जिसके मन में चोर होता है। ये हम दो हमारे दो की सरकार है, ये अडानी अंबानी से ऊपर कुछ सोच नहीं सकते। ये बिलासपुर के एक उपचुनाव का आरोप लगा रहे। अरे मैं इनसे पूछना चाहता हूं गुप्ता जी, भिलाई में नारे लगे रमन सिंह वापिस जाओ, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? ये नारे क्यों लगे? ये नारे सिर्फ इसलिए लगे क्योंकि अब छत्तीसगढ़ की जनता जान गई है कि जिसकी सरकार में पेट्रोल डीजल 100 के पार, खाने का तेल 200 के पार और गैस 1000 के पार हो गई, महंगाई में ये सरकार जनता को कुछ भी लाभ देने की स्थिति में नहीं है, तो इनका असली चेहरा अब सामने आ गया है। तो इस बात का एहसास कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हो गया है। उससे घबरा कर ये लोग क्या कर रहे हैं? अपनी हताशा, ये अपना भड़ास, ये अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। और 23 तारीख को जब जो परिणाम आने वाले हैं, उस परिणाम का इनको आभास पहले से हो गया है। तो उस परिणाम के अपमान से बचने के लिए ये इस तरह के ढकोसले कर रहे हैं। रमन सिंह सरेआम धमकी दे रहे हैं कि 3 साल निकल गए हैं, कलेक्टर एसपी 2 साल बचे हैं। एक तरफ जो राम विचार नेताम बोलते कि कलेक्टर एसपी को जूते की माला पहनाना चाहिए। रेणुका सिंह बोलती है कि अधिकारियों को बंद कमरे में ले जाकर बेल्ट से मारना चाहिए। इनके संतोष पांडे किसानों को नक्सली बताते हैं। तो इनको समझ में आ रहा है कि अब ये चला चली की बेला है। अभी तो ये 14 में है, अगली बार इनको मालूम है कि 2-3 में सिमट जाएंगे। और जैसे हम 10 की 10 नगर निगमों में चुनाव जीते थे, वैसे आने वाले ये जो 15 नगरीय निकाय के चुनाव में भी हमारी पताका फहराएगी, ठीक दंतेवाड़ा और मरवाही की तरह। तो ये इनकी हताशा है जो इस तरह के ये छोटे छोटे आरोप। अरे बिलासपुर में एक पार्षद का उपचुनाव हो रहा है, उस पर हम लोग क्या करेंगे? अरे जनता का प्यार जिसको मिलता है उसको बूथ पे कब्जा करने और लड़ाई झगड़ा करने की चावला जी गए तो थे, चावला जी जनप्रतिनिधि गए तो थे, क्या वहां पर कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ? क्या आपको क्या कहना है? आशीर्वाद प्राप्त करने जा रहे हैं चावला जी। नहीं, देखिए, आपको विश्वास ही नहीं है, आप उन पे आरोप लगा रहे हैं। आपको ना न्याय पे भरोसा है, ना आपको इलेक्शन कमीशन पे भरोसा है, आपको किसी पे भरोसा ही नहीं, क्योंकि आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है। और खुद के ऊपर भरोसा नहीं, इसलिए आप किसी दूसरे के ऊपर भरोसा कर ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है जी, नरेश चंद्र जी बोलिए प्लीज। देखिए अभिलाष जी, मैं बोलता हूं विधायक पुत्र, विधायक और महापौर किस हैसियत से बूथ के अंदर घुसे? एक सवाल का जवाब, किस हैसियत से बूथ के अंदर घुसे? कोंडा गांव में किनका नाम काटा गया? 270 मतदाताओं का जो मतदान कर चुके, जिनका नाम था, क्यों काटा गया? रिसाली में क्या हुआ? भिलाई में क्या हुआ? कैसे मारपीट की जा रही है, गुंडागर्दी की जा रही है? ठीक है, आप सोचिए 3 घंटा ट्रैफिक बंद करके मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार करेंगे। ये सत्ता का दम्भ है। आप अमरजीत जी किस हैसियत से आपके महापौर घुसे थे? जो चैनल दिखा रहा है, आप जिस चैनल में बैठे वो अभी दिखा रहा है, मैं बोल रहा हूं उस समय भी दिखा रहा है। किस हैसियत से घुसे थे? क्या ऐसे विधायक और महापौर के खिलाफ जो प्रजातंत्र को अपकृत करने का अपहृत किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई करोगे? आप बोलिए, आप पे दम है और प्रजातंत्र का ऑनर करना चाहते हो, इस पे आपके कार्रवाई करके बताओ। यदि अमरजीत चावला जी कुछ कहना चाहेंगे सर आप? और कांग्रेस पार्टी प्रजातंत्र का ऑनर करना चाहती तो कार्रवाई की घोषणा करो आप। ठीक है, चावला जी कुछ कहना चाहेंगे? आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं नरेश चंद्र जी। गुप्ता जी आराम से एक गिलास पानी पीजिए। आप मेरे वरिष्ठ हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूँ। गुप्ता जी शांत हो जाइए, आप अपनी हार स्वीकार। आपने सवाल दे दिया, जवाब ले लेते हैं जी।
मिश्रा जी, हाँ, बोलिए अभिलाष भाई चुप कीजिए, मैं इनको एक ही बातों का बस जवाब बोलिए देना सर, बोलिए, चाहूंगा। अपना जवाब दे अभिलाष दें सर, वक्त कम हो रहा है हमारे मेरी सहानुभूति है भारतीय जनता पार्टी के साथ। आप हमको कानून की बात, अरे ये छत्तीसगढ़ प्रदेश है जिसके माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, जिन्होंने न्याय, गुप्ता जी सुन लीजिए गुप्ता जी, सुन लीजिए मेरी बात, आप सुन लीजिए। ये महात्मा गांधी के अहिंसा के रास्ते में चलने वालों की पार्टी है, ये सावरकर की पार्टी नहीं है। सुन ना लीजिए। चावला जी ठीक है, गुप्ता जी आप एक मिनट, गुप्ता जी आप एक मिनट, नरेश गुप्ता जी मैं आंसर ले रहा हूं, प्लीज आप एक मिनट शांत रहें। चावला जी कृपया उस सवाल का जवाब दें सर, क्या कोई कार्रवाई करेंगे आप? जी देखिए अभिलाष भाई जी, देखिए इस प्रदेश में जिसके मुखिया किसान पुत्र माननीय भूपेश बघेल जी हैं, जिन्होंने जब न्याय की और कानून व्यवस्था की बात आई तो उन्होंने अपने पिताश्री को भी जेल डालने से गुरेज नहीं किया, गुप्ता जी कहानी नहीं है, इतिहास गवाह है, न भूतो न भविष्यति। ऐसा महान मुख्यमंत्री इस प्रदेश का मुखिया है, जब कानून और न्याय की बात आई तो उन्होंने अपने पिताजी को जेल में डालने से एक मिनट नहीं सोचा। तो आप याद रखिए कि इस प्रदेश की सुरक्षा के लिए, इस प्रदेश के जनता के लिए जब भी कानून और न्याय व्यवस्था की बात आएगी तो हमारे मुखिया को, चलिए ठीक है, कुल मिलाकर के ये ऐसी तस्वीरें हैं जिसको लेकर के बीजेपी माइलेज लेना चाहती है और कांग्रेस इससे बचना चाहती है। जाहिर सी बात है, तस्वीरें कई बार ऐसी आ जाती हैं, लेकिन जनता की अदालत से कोई नहीं बच सकता। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के दावे एक तरफ हैं, जनता ने खेला कर दिया है। नगर निगम, नगरीय निकाय के जो चुनाव हैं उसको लेकर जनता फैसला कर चुकी है। अब बीजेपी को डर है कि इस खेला के बाद उनके साथ कोई और खेला ना हो जाए। बीजेपी कह रही कि जीतेंगे हम, पर साथ ही साथ कंडीशन अप्लाई वाला स्टार लगा दिया, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। मतलब अगर हारते हैं तो उसकी तैयारी पहले है। और कांग्रेस तो वो बिल्कुल पूरी तरह से इसे कहते हैं कि फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है कि हम ही जीतेंगे, हारने की बात ही नहीं कर रहे। 2 दिन और इंतजार कर लेते हैं और उसके बाद दोनों ही सियासी दलों से बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत चावला जी, नरेश चंद्र गुप्ता जी, हमारे इस डिबेट में शामिल होने के लिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया।